मोहनपुर गांव में हर साल दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और हर साल गांव के लोग मिलकर रावण का विशाल पुतला बनाते थे। और इस साल भी गांव में लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी। उसी गांव में राकेश नाम का गरीब किसान भी रहता था। राकेश इतना गरीब था कि वह अपने बच्चों के लिए खिलौने तक नहीं खरीद सकता था। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ। दशहरे का त्योहार आने वाला है और मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े तक नहीं खरीद सकता। इससे तो अच्छा है कि मुझे मर जाना चाहिए। राकेश अपने आप को बहुत बुरा भला कह रहा होता है। तभी उसके पास उसका बेटा सोहन आता है और उससे कहता है, पिताजी, आप बिल्कुल भी उदास मत होइए। मेरे लिए तो आप ही सबसे बेहतर तोहफा हो। बस आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगा मेरे बच्चे। अच्छा सुनो बेटा, मैंने ढीले चाचा को 2000 रुपए उधार दिए थे। वही पैसे लेने जा रहा हूँ। वो पैसे मिलते ही हम दोनों धूमधाम से दशहरा मनाएंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर राकेश ढीले से अपने पैसे मांगने उसके घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते राकेश मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ जो मैंने ढीले को उसके बुरे वक्त में पैसे उधार दे दिए थे। अब वही पैसे मेरे बुरे वक्त में भी काम आ जाएंगे और मैं सोहन को मेले से उसकी पसंद की मिठाई और खिलौने दिलवा दूंगा। ऐसा सोचते हुए राकेश खुशी खुशी ढीले के घर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद राकेश ढीले के घर पहुंच जाता है। ढीले के घर पहुंचते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर ढीले की लाश होती है। बाप रे, इसे अचानक क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो फोन पर बात हुई थी। राकेश ढीले को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ढीला टस से मस नहीं होता। ये सब देखकर राकेश बहुत घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे तो करे क्या। ये सब ढीले का पड़ोसी मगन देख लेता है। मगन मौके का फायदा उठाकर पुलिस बुला लेता है और राकेश को पकड़वा देता है। राकेश पुलिस को सब कुछ सच बताता है। तभी मगन बाह काटते हुए बोलता है, साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस समय ढीले के पास यही आदमी था। इसके पहले यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा। पुलिस राकेश की एक नहीं सुनती और राकेश को ले जाती है। राकेश जब पूरे दिन घर नहीं आता तो राकेश का बेटा सोहन बहुत घबरा जाता है। पिताजी ने तो कहा था कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए? वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि गांव के दो लोग उसके पिता के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे रामू भाई, सुना है राकेश को पुलिस उठा कर ले गई है। क्यों भाई, कोई तो वजह होगी ना? सुना है उसने किसी आदमी को जान से मार दिया। नहीं भाई, राकेश ऐसा नहीं करेगा। वो तो बहुत ईमानदार और शरीफ आदमी है। तुमने कुछ गलत सुन लिया शायद। नहीं भाई, ईमानदार होता तो पुलिस नहीं ले जाती उसे। ये सब सुनकर सोहन और भी घबरा जाता है। नहीं नहीं, पिताजी किसी को नहीं मार सकते। मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसा बोलकर सोहन अपने घर चला जाता है और अपने पिता को कैसे वापस लाना है उसके बारे में सोचने लगता है। मैं अपने पिताजी को वापस लाकर रहूंगा। मेरे पिता कभी किसी को मार नहीं सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था, हम दोनों मिलकर दशहरा मनाएंगे। अगले दिन सोहन गांव के मुखिया के पास जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखती है। सोहन वहां जाकर गांव के एक आदमी से पूछता है, चाचा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या हुआ है? बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम बच्चे हो। ऐसा बोलकर वो आदमी सोहन को कुछ नहीं बताता और सोहन को घर जाने को कहता है। और सोहन भी बिना कुछ जाने ही वहां से चला जाता है। फिर आए दिन गांव में किसी ना किसी की मौत होने लगी, लेकिन गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे गांव में डर का माहौल छा जाता है।
अरे भैया, अब तो राकेश भी नहीं है, तो सभी गांव वालों को कौन मार रहा है? कहीं उसके साथ कोई गांव वाला तो मिला हुआ नहीं है। भाई, अगर गांव में रहना है तो अपने अपने घरों में रहो। ऐसा बोलकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी एक दिन सोहन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब क्या करूं, मेरे पास खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं बचा। पिताजी मेरे लिए कहीं न कहीं से खाने के लिए जरूर लाते थे, लेकिन मैं अपने पिताजी को वापस लाकर रहूंगा। अगले दिन सोहन अपने एक दोस्त रवि के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसका दोस्त उसे एक कीमती घड़ी देता है और सोहन से कहता है, सोहन, इस घड़ी को तुम बाजार में बेच देना। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। इसके पैसों से अपनी जरूरत पूरी करना। तभी सोहन बोलता है, सच में तू दोस्त नहीं भाई है यार, मान गया तुझे। इतने साल बाद भी तूने मेरी मदद की। कोई बात नहीं सोहन, तुझे किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं भाई, बस इतना ही काफी है। इतना बोलकर सोहन सीधा बाजार जाता है और घड़ी को बाजार में बेचने लगता है। चमत्कारी घड़ी ले लो, चमत्कारी घड़ी। ऐसा बोलकर सोहन घड़ी बेच रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी सोहन के पास आता है और सोहन से कहता है, ये घड़ी तुम मुझे दे दो और जितने चाहो पैसे ले लो, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसी घड़ी इकट्ठा करने का बहुत शौक है। इतना सुनते ही सोहन को याद आता है कि उसके दोस्त रवि को भी इस तरह की घड़ी इकट्ठा करने का बहुत शौक था और ये घड़ी भी उसके लिए उसके पापा ही लाए थे। सोहन मन ही मन सोचता है, रवि ने अपनी कीमती घड़ी मुझे दे दी, वो भी बेचने के लिए। वो आदमी सोहन से कहता है, तुम इतनी महंगी घड़ी इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हो? सोहन सारी बात उस आदमी को बता देता है। तभी वो आदमी सोहन को घड़ी ना बेचने की सलाह देता है और सोहन को कुछ पैसे भी देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोहन भी अपने घर चला जाता है। सोहन जब अपने घर पहुंचता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके पिताजी घर पर होते हैं। पिता को देखते ही सोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? बेटा, एक आदमी ने मेरी मदद की और ढीले को मारने वाले और जिसने गांव के भी कई लोगों को मारा था, उस झूठे मगन को भी पकड़वाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर रवि और रवि के पिता आते हैं। रवि को देखकर सोहन कहता है, तुम यहाँ कैसे? और ये अंकल तो मुझे बाजार में मिले थे। तभी पीछे से राकेश बोलता है, बेटा, मेरी मदद भी रवि के पिता ने की थी। पिताजी, आप रवि को जानते हो? हाँ बेटा, मैं रवि को जानता हूँ। और जब तुम मुझसे मिलने आए थे तभी मैंने अपने पिता को सब कुछ बता दिया था, और इसलिए मेरे पिता ने तुमसे घड़ी भी नहीं खरीदी और तुम्हें कुछ पैसे दिए। और अब देखो, मेरे दोनों दोस्त सही सलामत है और हम आप दोनों को लेने आए हैं। क्यों रवि? हाँ सोहन, मेरे पिता चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे पिता इस बार हमारे साथ मिलकर दशहरा का पर्व मनाएं। राकेश और सोहन रवि के साथ उसके घर चले जाते हैं और सोहन रवि के घर जाकर रवि की दी हुई घड़ी भी वापस कर देता है और दोनों मिलकर मेले में जाने की तैयारी करने लगते हैं। दोनों की दोस्ती देखकर राकेश और रवि के पिता बहुत खुश होते हैं। इस तरह रवि और सोहन मिलकर खुशी खुशी दशहरा मनाते हैं और गांव के लोगों को भी मगन से छुटकारा मिल जाता है और पूरे गांव में बड़ी धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जाता है। आपको और आपके परिवार को दशहरे की बहुत बहुत बधाई।